इतिहास के दौरान आज के पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र कई विशाल सभ्यताओं, युद्धों, विकास, धर्मों और सुधारों का साक्षी रहा है। इस वीडियो में हम उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को तेजी से समझेंगे जो इस भूमि पर घटित हुईं। माना जाता है कि आधुनिक मानव लगभग 73,000 से 55,000 वर्ष पहले इस क्षेत्र में पहुंचे। लगभग 7,000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि और पशुपालन के साथ स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। लोग खेती करने लगे और बकरियों, भेड़ों तथा मवेशियों जैसे जानवरों का पालन करने लगे। 4,500 ईसा पूर्व तक स्थायी जीवन और भी व्यापक हो गया और समय के साथ यह सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह नई तकनीकों और हस्तशिल्प के विकास के लिए जानी जाती थी, विशेष रूप से धातुकर्म के क्षेत्र में। माना जाता है कि यह पहली सभ्यता थी जिसने बैलगाड़ियों के रूप में पहिएदार परिवहन का उपयोग किया और नौकाओं का भी प्रयोग किया। सिंधु घाटी से होकर गुजरने वाले मार्ग, जो मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ते थे, दूर दूर से लोगों को आकर्षित करते थे। दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में जलवायु परिवर्तन और लगातार पड़ने वाले सूखे के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी केंद्रों का परित्याग होने लगा। इसकी जनसंख्या छोटे गांवों में बस गई और इंडो आर्यन जनजातियों के साथ मिश्रित हो गई, जो कई प्रवासन तरंगों में भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में पहुंची थीं। और ये प्रवासन भी आंशिक रूप से इसी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से प्रेरित थे। वैदिक काल लगभग 1,500 से 500 ईसा पूर्व तक चला, जब इंडो आर्यन जनजातियां सिंधु घाटी में आकर बस गईं। उनके साथ उनकी विशिष्ट धार्मिक परंपराएं और प्रथाएं भी आईं, जो स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर विकसित हुईं। प्रारंभिक वैदिक संस्कृति एक जनजातीय और पशुपालक समाज थी, जिसका केंद्र आज के पाकिस्तान का सिंधु घाटी क्षेत्र था। इसी काल के दौरान वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक जनजातियां सिंधु घाटी में ही बनी रहीं, लेकिन वे आपस में लड़ती थीं और बाहरी आक्रमणों के प्रति संवेदनशील थीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आकेमेनिड साम्राज्य के राजा डेरियस प्रथम ने आक्रमण की योजना बनाई। सिंधु घाटी फारसी साम्राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र थी और इससे पहले भी सिंधु नदी के आसपास कई अभियानों और आक्रमणों का इतिहास मौजूद था। 518 ईसा पूर्व में डेरियस ने अपनी सेना को खैबर दर्रे से होते हुए आगे बढ़ाया और 516 ईसा पूर्व तक सिंध क्षेत्र में अरब सागर के तट तक पहुंच गया। फारसी शासन के अंतर्गत पहली बार सिंधु घाटी में केंद्रीकृत प्रशासन और नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रांतों या सैट्रैपी की स्थापना की गई, जिनकी अपनी प्रांतीय राजधानियां थीं। हालांकि इन क्षेत्रों पर पूर्ण फारसी नियंत्रण के स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पुरातात्विक स्थल नहीं मिला है जिसे निश्चित रूप से आकेमेनिड साम्राज्य से जोड़ा जा सके। हमें फारसी साम्राज्य की पूर्वी सैट्रपीज और सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में जानकारी डेरियस के शिलालेखों और यूनानी स्रोतों से मिलती है। 328 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के राजा, फारस के सम्राट और मिस्र के फराव कहलाने वाले सिकंदर महान ने आकेमेनिड साम्राज्य के अधिकांश पूर्व सैट्रपीज को बैक्ट्रिया तक जीत लिया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद वह यूनान से लेकर सिंधु नदी तक फैला एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया। यह साम्राज्य बाद में उसके सेनापतियों के अधीन आ गया और आंतरिक संघर्षों के कारण क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया। इसी स्थिति को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और उनके ब्राह्मण सलाहकार चाणक्य ने बिहार के गंगा मैदान स्थित अपने केंद्र से मौर्य साम्राज्य का विस्तार सिंधु घाटी की ओर करने का अवसर देखा। 325 ईसा पूर्व से 303 ईसा पूर्व के बीच मौर्य साम्राज्य ने आज के पाकिस्तान और उससे भी आगे आधुनिक अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। मौर्य साम्राज्य लगभग 180 ईसा पूर्व के आसपास पतन की ओर चला गया और उसके बाद शुंग साम्राज्य का उदय हुआ। हालांकि उसका प्रभाव सिंधु घाटी तक नहीं पहुंचा। इसी दौरान सिकंदर के अभियानों के बाद कई यूनानी इस क्षेत्र में बस गए।
जिससे यहाँ यूनानी समुदाय बने और उन्होंने अपनी संस्कृति का प्रभाव डाला। इसके बाद इंडो ग्रीक साम्राज्य ने हिंदू कुश पर्वतों के पार विस्तार किया। उनके क्षेत्र आधुनिक अफगानिस्तान के पंचीर, रांगे और पेशावर तक फैले हुए थे और दक्षिण तथा पूर्व की ओर पंजाब क्षेत्र तक पहुंचते थे। इस काल में यूनानी और भारतीय भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं आपस में मिली, जिससे इस भूमि का एक अत्यंत रोचक ऐतिहासिक दौर बना। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य से पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक साका जनजातियां दक्षिणी मध्य एशिया से पाकिस्तान में प्रवास कर आईं। उन्होंने इंडो ग्रीक शासन का स्थान लिया। इसके बाद इंडो पार्थियन और कुषाण साम्राज्यों ने पहली शताब्दियों ईस्वी में इन क्षेत्रों पर शासन किया। तीसरी शताब्दी के अंत तक ससानी शासक शाहपुर प्रथम ने इंडो ईरानी सीमावर्ती क्षेत्रों को ससानी साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जो लगभग 320 से 600 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा और उसने उत्तरी दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया, जिसमें आधुनिक पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। गुप्त साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी के पार ससानी साम्राज्य से लगती थी। यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दौरान महान उपलब्धियां और सांस्कृतिक विकास हुए। उदाहरण के रूप में महाभारत और रामायण जैसे साहित्यिक महाकाव्यों का उल्लेख किया जा सकता है। बाद में यह व्यवस्था आंतरिक और बाहरी कारणों से ढह गई, जिनमें क्षेत्रों की हानि, आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता शामिल थीं। उत्तर प्राचीन काल के दौरान इंडो हेप्थलाइट्स, जो मध्य एशिया की एक घुमंतू संघ थे, इस क्षेत्र में सक्रिय हुए, लेकिन अंततः उन्हें भारतीय शासकों के एक गठबंधन ने पराजित कर दिया। सिंध क्षेत्र में ब्राह्मण वंश का शासन 632 ईस्वी से लगभग 724 ईस्वी तक रहा। इस दौरान इस क्षेत्र में कई अन्य छोटे छोटे राज्य भी अस्तित्व में थे। इसके बाद के शताब्दियों में इस भूमि का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण दौर आया, जब अरब खिलाफत का विस्तार हुआ। 7वीं शताब्दी में मध्य पूर्व और ससानी साम्राज्य को जीतने के बाद अरब सेनाएं सिंधु घाटी तक पहुंच गईं। मोहम्मद बिन कासिम ने उमैयद खिलाफत के लिए सिंध क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की। अरब खिलाफत के शासन के दौरान धीरे धीरे इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार हुआ, क्योंकि नया धर्म लगातार फैलता गया। इसी समय अरबी और फारसी भाषाओं का भी प्रसार हुआ और उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद गजनवी साम्राज्य और फिर गौरी साम्राज्य ने सदियों तक सिंधु घाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। इन शासनों के दौरान नई संस्कृति और धर्म को अधिक से अधिक लोगों ने अपनाया, जो समय के साथ प्रमुख बन गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का दौर आया, जो दिल्ली आधारित एक सल्तनत थी और भारत के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थी। इसने यहाँ की प्रमुख नदियों और भारत के भीतर तक गहरे क्षेत्रों पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया: मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। दिल्ली सल्तनत के दौरान हिंदी उर्दू भाषा का उभरना शुरू हुआ। इस समय भारतीय सभ्यता और इस्लामी सभ्यता के बीच एक सांस्कृतिक समन्वय हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप का वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से और अधिक एकीकरण हुआ, जो अफ्रो यूरेशिया के बड़े हिस्सों तक फैला था और जिसका भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच मंगोलों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किए। 14वीं शताब्दी के अंत में तैमूर ने पंजाब क्षेत्र पर आक्रमण किया और कई शहरों को लूट लिया। इसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई, जो बाबर की आक्रमणकारी सेनाओं और लोदी साम्राज्य के बीच हुई। यह लड़ाई उत्तरी भारत में लड़ी गई और इसने दिल्ली सल्तनत के अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। यह भारतीय उपमहाद्वीप की शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी, जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने का उपयोग किया गया, जिन्हें इस युद्ध में मुगलों द्वारा लाया गया। प्रारंभिक आधुनिक काल की शुरुआत मुगल साम्राज्य के साथ हुई। मुगल शासन को कुछ समय के लिए सूर साम्राज्य ने बाधित किया। इसी दौर में सिख धर्म की उत्पत्ति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई। मुगल शासन पाकिस्तान के लिए आर्थिक विकास, समृद्धि और शांति का समय था,
जो लगभग 2 शताब्दियों तक बना रहा और इसे इस क्षेत्र का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में उर्दू भाषा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और पाकिस्तान में अनेक मस्जिदें, मकबरे, मदरसे और किले बनाए गए। यह दौर आर्थिक गतिविधियों, चित्रकला में उत्कृष्टता और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मुगल वंश ने आज के पाकिस्तान की कला, वास्तुकला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान अन्य शक्तियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और नियंत्रण स्थापित किया। इन भूमियों पर दुर्रानी साम्राज्य, मराठा और सिख साम्राज्य का शासन रहा। आधुनिक पाकिस्तान का अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। इसके बाद इस क्षेत्र में कई संघर्ष हुए, जिनमें ब्रिटिशों ने स्थानीय शासकों, सिखों और अफगानों से युद्ध किए। पाकिस्तान दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों की तुलना में बाद में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना और यह स्थिति 14 अगस्त 1947 तक बनी रही, जब पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। ब्रिटिश भारत के 2 प्रांत, पंजाब और बंगाल, को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। इस दौरान हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा और संघर्ष हुए और लाखों लोग नई सीमाओं के पार पलायन करने पर मजबूर हुए। साथ ही आबादी की अदला बदली भी हुई। कश्मीर को लेकर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध में बदल गया। 1956 में संविधान लागू होने के बाद पाकिस्तान ने संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाते हुए स्वयं को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। इसके बाद अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में आर्थिक असंतोष और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण हिंसक राजनीतिक तनाव पैदा हुआ, जो आगे चलकर गृह युद्ध में बदल गया। इसके बाद भारत के साथ एक और युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1971 से 1977 के बीच जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक इस्लामिक समाजवादी प्रणाली की स्थापना की। 1977 में एक सैन्य तख्तापलट के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और इस्लामी कानून लागू किया गया। इसके बाद राजनीतिक संकट, नए चुनाव और अस्थिरता आज तक बनी हुई है। आधुनिक पाकिस्तान के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसकी जनसंख्या में तेज वृद्धि है। स्वतंत्रता के समय यहां लगभग 3.5 करोड़ लोग रहते थे। 1990 तक यह संख्या लगभग 10 करोड़ हो गई और आज यह 20 करोड़ से अधिक है। इतिहास के ऐसे रहस्य और तथ्य आप कहीं और नहीं देखेंगे, तो अभी सब्सक्राइब करें और कुछ भी मिस मत कीजिए। हर दिन नया वीडियो, नई कहानी, सिर्फ आपके लिए।